ये कहानी मेरी नानी की है, जो उन्होंने अपने बचपन में अनुभव की थी। वो पश्चिम बंगाल के बहारू गांव में रहती थी। आज अगर देखा जाए तो ये गांव अब एक छोटा कस्बा बन चुका है, लेकिन उनके समय में ये पूरी तरह से एक दूर दराज का छोटा सा गांव था। भारत में एक आम धारणा है कि रात के 3 बजे का समय अशुभ होता है, खासकर पूर्णिमा की रात को। कहा जाता है कि इस समय आत्माएं और भूत प्रेत सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ वो भी पूर्णिमा की रात थी। एक दिन मेरी नानी के घर पूजा होने वाली थी। पूजा के लिए एक ज़रूरी सामग्री चाहिए थी, दूर्वा घास, जो खास तौर पर सिर्फ सुबह सुबह ही तोड़ी जाती है। नानी के घर से कुछ किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे ये दूर्वा घास उगती थी। घर में पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। नानी, उनकी माँ और उनकी बुआ तीनों काम में लगी हुई थीं। दूर्वा घास लाने की जिम्मेदारी नानी और उनकी बुआ को दी गई। उस जमाने में अलार्म घड़ी नहीं होती थी, इसलिए घर की नौकरानी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ठीक सुबह 4 बजे दोनों को जगा दे। लेकिन उस रात एक छोटी सी गलती हो गई। नौकरानी ने मेरी नानी और उनकी बुआ को 3 बजे ही जगा दिया, यानी पूरे 1 घंटे पहले। और यही वो गलती थी जिसकी वजह से उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करते हुए आज भी मेरी नानी की आवाज़ कांपने लगती है। इस बात से बेखबर कि उन्हें 1 घंटे पहले जगा दिया गया है, मेरी नानी और उनकी बुआ जंगल की तरफ निकल पड़ी। चांदनी उस रात कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। उसकी सफ़ेद रोशनी में ज़मीन, पेड़ पौधे और पूरा जंगल अजीब तरीके से चमक रहा था। सर्दियों का मौसम था और धुंध इतनी घनी कि दूर की चीज़ें धुंधली परछाइयों जैसी लग रही थीं। कुछ ही देर में वो दोनों जंगल पहुंच गईं और पूजा के लिए दूर्वा घास तोड़ने लगी। जंगल में कुछ बेहद खूबसूरत फूल भी खिले हुए थे। नानी ने सोचा, क्यों ना कुछ फूल भी तोड़ लिए जाएं? उन्होंने बुआ को भी इशारा किया और दोनों फूल तोड़ने में व्यस्त हो गईं। तभी नानी की नज़र अचानक दूर एक हल्की सी आकृति पर पड़ी। उन्होंने तुरंत बुआ को इशारा किया। धुंध के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा सा आदमी एक पेड़ के पास खड़ा हो। जिज्ञासा में दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास पहुंची, आकृति साफ होती गई। एक आदमी जिसने धोती पहन रखी थी और उसके सीने पर पवित्र जनेऊ लटक रहा था। वो उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था और किसी काम में व्यस्त लग रहा था। नानी ने ध्यान से सुना तो लगा वो धीमी आवाज में मंत्र जप रहा था। मेरी नानी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। पंडितों और साधुओं से बात करना, उनसे ज्ञान लेना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। नानी धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ी और बोली, बाबा जी, क्या आपका थोड़ा समय मिल सकता है? उनकी आवाज़ सुनते ही वो आदमी अचानक चुप हो गया। मंत्रों की आवाज़ एकदम से थम गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अपनी जगह से हिला। मेरी बुआ को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उन्होंने धीरे से नानी का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन नानी अभी भी उस साधु से बात करना चाहती थी। उन्हें इसमें कोई अजीब बात नहीं लगी, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में पूजा हो रही थी, तो उन्हें लगा कि यह कोई गांव का आदमी ही होगा। उन्होंने एक बार फिर आवाज़ लगाई, बाबा जी, सुन रहे हैं ना आप? अचानक वो आदमी मुड़ा
और जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़ा, मेरी नानी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक सपाट चमड़ी थी, बिना आंख, बिना नाक, बिना मुंह। मेरी नानी और उनकी बुआ एक पल के लिए वहीं जड़ हो गईं। देखते ही देखते वो आदमी, जो अभी तक लगभग 6 फुट का था, धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसकी हड्डियों के खिंचने की हल्की सी कड़क कड़क आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, और कुछ ही सेकंड में वो 8 फुट का हो चुका था। उसकी परछाई धुंध के बीच और भी डरावनी लग रही थी। ये मंजर देखते ही दोनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई, लेकिन बुआ ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और तुरंत नानी का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से भागने लगी। उन्हें जहां भी थोड़ा सा रास्ता दिखता, वो उसी तरफ दौड़ पड़ती। सांसें टूट रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब बुआ को लगा कि शायद अब वो जंगल के बाहर आ चुकी हैं, तो उन्होंने एक पल के लिए रुककर चैन की सांस ली। लेकिन तभी नानी फिर जोर से चीख उठी। बुआ ने जैसे ही सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दोनों फिर से उसी जगह खड़ी थीं। वही पेड़, वही टूटी टहनी, वही जमीन पर बिखरे हुए फूल, और वही लंबा चौड़ा साधु अब उनकी तरफ सीधे मुंह करके खड़ा था। अब उस साधु के सपाट चेहरे पर भयानक चमकती आंखें, लंबी नाक और मुंह में नुकीले दांत निकल आए थे। उसकी काली आंखें बिना पलक झपकाए बस उन्हें घूर रही थीं, जैसे वो पहले से जानता हो कि वो वापस यहीं आएंगी। नानी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। बुआ के मुंह से बस इतना निकला, ये कैसे हो सकता है? और दोनों फिर मुड़कर भागने लगी। लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर वही जगह, फिर वही पेड़, फिर वही साधु। अब ये साफ हो चुका था कि वो जंगल उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। हर रास्ता, हर मोड़ उन्हें घुमा फिराकर उसी के पास ले आता था। बुआ ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा, और तभी मेरी नानी की आंख खुल गई। वो घबराकर अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गईं। सांसें तेज चल रही थीं, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उनके पास ही बैठी नौकरानी बोली, अरे आप उठ गईं, मैं आपको जगाने ही वाली थी। नानी अभी भी उस डर से उबर नहीं पाई थी कि तभी बुआ भी उठकर उनके पास आ गईं और बोली, चलो दूरवा घास लेने चलते हैं। नानी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर खुद को संभालते हुए तैयार हो गईं और उनके साथ चल पड़ी। बाहर निकली तो चांदनी पूरी तरह से चमक रही थी। उसकी रोशनी में जमीन, बगीचे और दूर तक फैला जंगल अजीब सा जगमगा रहा था। सर्दियों की ठंडी हवा और घनी धुंध माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। दोनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में नानी ने हिम्मत करके बुआ को अपना सपना सुनाया। जैसे जैसे वो बोलती गईं, बुआ का चेहरा बदलता गया। वो हैरान होकर रुक गईं और धीमी आवाज में बोली, मुझे भी बिल्कुल वही सपना आया। वो एक ब्रह्म राक्षस था। नानी का दिल धक से रह गया। बुआ ने आगे कहा, बस फर्क इतना था कि जहां तुम उस जंगल से निकल नहीं पा रही थी, मैं वहां से बाहर आ चुकी थी। ये सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। अब उनके कदम अपने आप धीमे पड़ गए थे और उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उन्हें इस वक्त वहां जाना चाहिए या नहीं। दोनों कुछ देर तक वहीं खड़ी रहीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर बुआ ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। नानी ने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया और दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगी।
पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी दूर से उन्हें देख रहा हो। घर पहुंचते ही नानी ने घबराकर नौकरानी से कहा, सुन, हम नहीं जाएंगे जंगल, अभी नहीं। नौकरानी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन चुपचाप मान गई। दोनों कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। डर अब भी उनके अंदर जिंदा था, लेकिन थकान इतनी थी कि कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। और फिर अचानक, उठो, 4 बज गए, दूरवा लेने जाना है जंगल में। नौकरानी की आवाज से दोनों की आंख खुली। दोनों एकदम घबराकर उठ बैठी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नानी ने तुरंत घबराई हुई आवाज में कहा, पर हमने तो तुम्हें रास्ते से ही वापस आकर कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। नौकरानी उलझकर बोली, कब कहा आपने? बुआ भी हकलाते हुए बोली, अरे हम अभी तो जंगल से लौटे हैं। नौकरानी अब पूरी तरह हैरान थी। आप लोग क्या कह रही हैं? मैं तो अभी आपको जगाने आई हूं। अभी अभी 4 बजे हैं, आप कहीं गई ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अगर वो गई ही नहीं थी तो फिर अभी अभी किस जगह से लौट कर आई थी? क्या फिर कोई सपना था? नानी ने कांपती आवाज में कहा। बुआ ने अपना सिर पकड़ लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कब सपना है और कब हकीकत। तभी बाहर के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। दोनों कांपते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों के कदम वहीं जम गए। दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर दूरवा घास का एक छोटा सा ढेर रखा था। ताज़ा, गीला, लेकिन उस पर मिट्टी नहीं, काली राख लगी हुई थी। और दूर जंगल से ठंडी हवा के साथ धीमी धीमी मंत्रों की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। इस पूरी घटना को याद करते हुए नानी आज भी कांप उठती हैं। लेकिन आज तक ये रहस्य नहीं सुलझ पाया कि उस रात सच में क्या हुआ था। आज भी ये सवाल अनसुलझा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो दोनों सच में जंगल कब गई थी और कब वो सिर्फ एक सपना था?